बच्चों पे ट्रांसफ़र हो रही है। माता पिता जो अपने समय पे नहीं कर पाए, वो चाहते हैं कि अगर मैं कलेक्टर बना हूँ तो मेरा बेटा भी कलेक्टर बने, और अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा बेटा डॉक्टर बने। तो माता पिता की अपेक्षाएं बच्चे को प्रेशर में डाल रही हैं। फिर समाज की, देखिए हर व्यक्ति को एक अपने आप से अपेक्षा होती है, एक उसके परिवार से अपेक्षा, परिवार उससे अपेक्षा करता है, और एक उससे समाज से अपेक्षा करता है। तो हमारे पास जब बच्चे आते हैं ना, जब रिजल्ट का समय आता है और हम जब उनसे काउंसलिंग करते हैं, तो वो लोग इसलिए नहीं डरते कि 95 के 85% आ जाएंगे। वो इसलिए डरते हैं कि अगर हमने अपने मम्मी पापा को बताया कि हमारा पेपर बिगड़ गया है तो हमको मम्मी पापा डांटेंगे, क्योंकि मम्मी पापा उनको बोलते हैं हमने तुमको इतना पढ़ाया है, इतना लिखाया है, फलानी कोचिंग में भेजा, लाखों रुपए खर्च किया, शर्मा जी के बेटे, वर्मा जी का बेटा कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम उस चीज़ को, उसके कारण ये होता है कि बच्चे के मन में एक डर आ जाता है। तो सबसे पहले मेरी इस विमर्श के माध्यम से आप सब लोग माता पिता हैं, भाई बहन हैं, और आप लोग समझो हमारे समाज का चौथा स्तंभ है, वो अखबार से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग अपनी कलम का उपयोग करके माता पिता को ये बताइए कि आप अपने बच्चे को, वो बच्चा है, उसकी खूबियों के साथ प्यार करिए, उसके नंबर के साथ प्यार मत करिए। अगर नंबर कम भी ज़्यादा हो जाते हैं तो दोनों हाथ खोलकर अपने बच्चे को गले लगाइए। बच्चे के मन में ये कॉन्फिडेंस, देखिए जब बच्चा छोटा होता है उसको जब चोट लगती है तो वो सबसे पहले मम्मी मम्मी करके रोते हुए आपके पास आता है। क्यों? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरे को चोट लग गई है तो मेरी मम्मी पापा या घर का जो भी ट्रस्टेड पर्सन रहेगा वो मुझे बैंडेज लगाएगा, मुझे कुछ डिटॉल लगा देगा, वो मुझे ठीक कर देगा। लेकिन जब यही बच्चा किशोर अवस्था में आता है तो उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो अनापेक्षित रहती है। तो वो आपके पास क्यों नहीं आया, वो क्यों दूर गया? आप इस बात पे सोचिए कि कहीं ना कहीं हमारा और बच्चे के बॉन्ड में कुछ दूरी बढ़ रही है। जैसे जब बुखार आता है तो डॉक्टर, आप जो छोटा बच्चा रहता है, आप में से आप बहुत यंग फेस भी मुझे दिख रहे हैं, जब 1 आध साल का बच्चा रहता है तो डॉक्टर उसको पैरासीटामोल ड्रॉप से देने बोलते हैं। धीरे से थोड़ा सा और बड़ा होता है, फिर बोलते हैं कि वो छोटी वाली डिस्पर्सेबल टैबलेट आती है, आप उसको दीजिए। और जब वो 12 साल का हो जाता है तो उसको बोलते हैं आप बड़ा टैबलेट दीजिए। उसके बाद भी बुखार नहीं उतरता तो हम उसको बोलते हैं कि आप सलाइन लगाइए, आप बड़ा इंजेक्शन लगाइए। तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है हम उसको दवाई की मात्राएं बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हम बच्चे से प्यार करना कम कर देते हैं। छोटा बच्चा रहता है, हम उसको कितना मतलब क्या बोलते हैं, प्यार करते हैं, लड़ाते हैं, सहलाते हैं। ऑफिस से हम जाते तो अरे मुन्नू कहाँ है, क्या कर रहा है, उसको ढूंढते रहते हैं, उससे बात करते हैं। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा हो जाता है हम जजमेंटल होते जाते हैं। हमारा काम, हम एक गिव एंड टेक वाली बात पे कर लेते, पढ़ाई करी, खाना खाया, जिम गए, घर का काम किया। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम दिन में 8 बार, कम से कम, एक साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि दिन में कम से कम 8 बार अपने बच्चे के साथ या तो उसको फिजिकली हग करिए, मुन्ना बाई वाली प्यार की झप्पी दीजिए। और अगर नहीं दे पाते हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बाहर हैं, तो घर से निकलने से पहले आप उसको प्यार से गले लगाइए, घर से आने के बाद उसको प्यार से गले लगाइए। और अभी तो हमारे पास व्हाट्सएप का मैसेज है, सब कुछ है। दिन में 2-3 बार उससे बेटा खाना खाया कि नहीं, अच्छे से रहना, तबीयत ठीक है कि नहीं, कंसर्न वाले प्रश्न पूछिए। हर पेरेंट्स को हम क्या करते हैं कि बच्चा स्कूल से आता है, पेरेंट्स ये नहीं पूछते हैं कि बेटा तुमने टेस्ट में कितने मार्क्स आए। पहला क्वेश्चन, 5:30 बजे उठा बच्चा, 5:30 बजे से उठा बच्चा 2 बजे आ रहा है और हमारा कंसर्न ये नहीं रहता कि उसने टिफिन खाया कि नहीं, तुम्हारे मार्क्स कितने आए। उसने बोल दिया बाप रे 100 में से 98 आए, 2 नंबर क्यों कटे, कहाँ कट गए, कैसे कट गए, होता है ना। और हम तुरंत बच्चे की क्लास लेने लगते हैं। तो वो बच्चे, इन सब छोटी छोटी बातों से हम बच्चों से दूर होते जाते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बच्चे को अननेसेसरी आप लाड़ करिए, लाड़ और
प्यार की अधिकता लाड़ होती है, तो आप प्यार करिए, कभी लाड़ करना हो तो करिए, एक डिसिप्लिन बना के रखिए, लेकिन बच्चे के साथ इतना विश्वास रखिए कि मेरे साथ कोई भी घटना हो, गलत से गलत घटना हो। मेरे पास बहुत सारे केसेस लड़कियों के आते हैं कि उनके साथ कुछ इस तरह के फिजिकल एब्यूसेस हो जाते हैं और वो करने वाले उनके घर के बच्चे, घर के लोग रहते हैं, लेकिन बच्चे ओपनली अपनी माता पिता को नहीं बताना चाहते क्योंकि वो बोलेंगे कि इसमें तुम्हारी गलती थी। तो अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट करिए। मैं हमेशा अपने एक थेरेपी बोलती हूँ, कम्युनिकेट एंड कनेक्ट। ये हर रिलेशन में बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चे से बात करिए, दिन में कम से कम एक खाना अपने बच्चों के साथ में खाइए, और उस समय यदि घर में 4 सदस्य हो तो 4 ही होना चाहिए, नहीं तो 4 सदस्य, 4 मोबाइल और एक टीवी। ऐसे 9 लोग खाना मत खाइए। जैसे अभी हम बैठे हैं, हम सबके मोबाइल साइलेंट पे है ना, तो ये मेक इट ए हैबिट कि परिवार में आप सब लोग खाना एक साथ खाइए। और अगर हम अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि आपको व्हाट्सएप नहीं देखना है, आपको सोशल मीडिया ज़्यादा नहीं करना है, तो सबसे पहले शुरुआत किसको करना पड़ेगी? हमको अपने आप से करना होगी। तो ये जो हमारा जो परिवार का स्वरूप जो बिगड़ रहा है ना, एकल परिवार से हम संयुक्त परिवार की तरफ आ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा कारण है। पहले यह था कि घर का पुरुष काम पे निकल जाता था, घर में दादा रहते थे, चाचा रहते थे, कोई ना कोई एक मामा दूर के रहते थे जो हर प्रॉब्लम का संकट मोचन हुआ करते थे। अब देखिए गांव मोहल्ले में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते रहे, पर अभी क्या हो रहा है, हम बच्चे को सिर्फ मटेरियलिस्टिक नीड दे रहे हैं, हम उसकी इमोशनल नीड पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको अपने बच्चे की इमोशनल नीड पे काम करना है। कि दूसरा, ये तो ये पेरेंटिंग की बात होगी। दूसरा ये है कि करियर की बात है कि जैसे मैंने कहा कि पहले सिर्फ 7 करियर थे, अभी हमारे पास 250 क्षेत्रों में 5000 से ज़्यादा करियर के विकल्प मौजूद हैं। तो अपने बच्चों को समाचार पत्र पढ़ने की आदत लगाइए। आप देखिए हर न्यूज़पेपर, अपने नई दुनिया में भी अपन एक परिशिष्ट देते हैं जिसमें हम करियर के बारे में बताते हैं। तो उस पर थोपिए मत करियर के बारे में, उसको एक्सप्लोर करने दीजिए। 10वीं तक का जो समय होता है, जैसे हम रेस्टोरेंट में इंडियन थाली में खाना खाने जाते हैं तो छोटी छोटी कटोरी में बहुत सारा खाना रहता है, और हम दाल टेस्ट करते हैं, फिर कढ़ी टेस्ट करते हैं, फिर पनीर करते हैं। कढ़ी मीठी थी, गुजराती कढ़ी थी, पसंद नहीं आई तो हमने छोड़ दिए, तो हमने सिर्फ दाल खाए। तो ऐसे ही बच्चा 10वीं तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता है। उसके बाद उसको ऑप्शन है CBSE और CG में, ICSE में 9 से सब्जेक्ट्स ले लेता है। तो अपने बच्चे को 7th 8th से उसको एक्सप्लोर करने दीजिए। और उसका तरीका ये है कि उसको अलग अलग विषयों की पुस्तकें पढ़ाइए, अलग अलग जगह पे उसको, कभी बच्चे को जू ले जाइए, कभी गेम में ले जाइए, समर स्कूल ज्वाइन करवाइए अगर आप करवा सकते हैं तो। पर उसमें समर स्कूल में ये आप एक्सपेक्ट मत करिए कि बच्चा वहाँ 1st 2nd 3rd आए। मतलब मैंने वो भी पेरेंट्स देखे हैं जो बच्चे को, 4th के बच्चे को ड्राइंग क्लास में जा रहे हैं और समर स्कूल में भी तेरे को 1st 2nd 3rd वहाँ उसको मार रहे हैं। समर स्कूल क्यों जा रहा है? आपकी हॉबी को डेवलप करने के लिए। तो एक बहुत सुंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है कि हम सब में 8 प्रकार की इंटेलिजेंस होती है। एक स्पोर्ट इंटेलिजेंस है, एक म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, एक लैंग्वेज है, एक मैथमेटिक्स है, एक वर्बल है, एक नेचुरलिस्टिक है। तो अपने बच्चे को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने दीजिए, थोड़ा सा मोबाइल, थोड़ा सा टीवी से हटाकर उसको प्रकृति से कनेक्ट करिए, उसके इंटरेस्ट, पर्सनालिटी और उसके एप्टीट्यूड को पता करिए, और उसके बाद ही उसको आगे सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए बात करिए। और जब वो, दूसरी बात है कि जब बच्चा मेहनत करता है तो बच्चे को मेहनत करने दीजिए। लेकिन मैं 2 चीज़ें हमेशा बोलती हूँ कि गीता जी का है जो है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और दूसरा है रामचरितमानस का होई जो राम रचि राखा, का करे तर्क बढ़ावै शाखा। तो बच्चे को कर्म करने दीजिए। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को फेलियर के लिए तैयार नहीं कर रहे। हम हर कोई अपने बच्चे को सफल देखना चाहता है। सफल देखना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुनिया के आप ही अकेले होशियार व्यक्ति नहीं हो, और अभी सबके पास रिसोर्सेस है, सब अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजा रहे हैं, अच्छी कोचिंग करवा रहे हैं। तो बच्चे को ये बताइए कि बेटा कर्मण्यवादी का रास्ते, आपको मेहनत करना है, उस मेहनत पूरी करो, पलायनवादिता की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो फल आ रहा है
उस पल को एक्सेप्ट करने तैयार हूँ। इसलिए मैं हमेशा रिजल्ट के समय बोलती हूँ कि ±5% की आप तैयारी रखिए। परीक्षा पर धन इच्छा दूसरे की इच्छा होती है। साल भर पढ़ाता कोई है, पेपर कोई और बनाता है और पेपर कोई और चेक करता है। तो परीक्षा क्या होता है? पर धन इच्छा। पेपर कोई और बना रहा है, पेपर पढ़ाया कोई है और चेक कोई और कर रहा है। तो आपको दूसरे की इच्छा को स्वीकार करने की शक्ति होना चाहिए। आप अपने बच्चे को ये बताइए कि असफल कैसे हुआ जाए। सफल कैसे हुआ जाए तो हर कोई सिखाया जाता है, पर असफल अगर हो गए हैं, कई बार बच्चे को हारने दीजिए। मैंने देखा है कि जब छोटा सा बच्चा रहता है, वो अब देखिए हम कहाँ से बच्चों में अभी की जो पेरेंटिंग हो रही है, बच्चा गिर जाता है, चलना सीखता है, वो बार बार गिरता है, बार बार चढ़ता है, बार बार गिरता है, तो हम जमीन को मारते हैं। धपरे जमीन, मेरे बाबू को मार दिया, धपरे टेबल, मेरे बाबू को मार दिया। आपने उसी दिन से उस बच्चे के मन में डाल दिया कि कुछ भी गलत हो रहा है तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं गिरा तो इस फर्श के कारण गिरा, मैं गिरा तो इस टेबल के कारण गिरा। फिर उसके बाद आपने उस बच्चे ने ये मान लिया, आपने ये नहीं सिखाया कि बेटा ये टेबल रास्ते में, तू यहाँ से चल। हमने उसको बताया कि नहीं, तेरी गलती नहीं है। टेबल ही और दूसरी बात है कि आपको हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल होना है, आपको हमेशा सफल होना है। बच्चा चेस खेलता रहता है, ताश के पत्ते घर में खेलते हैं, अभी सांप सीढ़ी लूडो खेलते हैं, बच्चा बार बार हारने लगता है। माता पिता एक बार आप उसके सेटिस्फेक्शन के लिए आप वो कर दो उसको। लेकिन मैंने कई माता पिता ऐसे देखे हैं कि जो बच्चे के लिए जानबूझ के हारते हैं, खुद हारते हैं, बच्चों को जिताते हैं, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को जिताना है। आप जिताइए, पर मैं बोलती हूँ ये दुनिया खाला का घर नहीं है, मौसी का घर नहीं है जहाँ तुमको सारी सुविधाएं मिलेंगी। दुनिया बहुत बाहर, घर से बाहर निकलोगे बहुत सारे असुर अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हैं। तो आप एक आध बार बच्चे के मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए आप उसको जीतने दीजिए, लेकिन आप ये हैबिट मत बनाइए बच्चों को। हमारे यहाँ के अभी जो बच्चों में जो प्रॉब्लम हो रही है कि जरा भी वो तनाव नहीं कर पाते हैं। आप मॉल्स में जाके देखिए, आधे बच्चे ज़मीन में लोटे मिलते हैं खिलौने वाले सेक्शन में। फिर माता पिता लोग क्या कहेंगे, ये करेंगे करके ज़बरदस्ती खिलौने उसको दिलवा देते हैं। तो 75-25 का रूल रखिए। 75% बच्चों की बातें मानिए, 25% अपने बच्चों को आप कर भी सकते हो तो उस चीज़ों को मत करिए, क्योंकि आपने अपने बच्चों को अगर धैर्य और नहीं सिखाया तो ये बच्चे आगे चलकर जो 2030 में WHO बोल रहा है कि एक अगली महामारी आएगी जो कि मानसिक रोग की महामारी होगी, ये वो बच्चे हैं 2020 में जो वर्कफोर्स में आएंगे। इनके मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया गया है, ये बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड है, इनके माता पिता ने इनको हमेशा जीतना ही सिखाया है, तो जरा सा इनके मन की नहीं हो पाती है तो ये अपने आप को हार्म करने लगते हैं या फिर ये दूसरों को हार्म करने लगते हैं। तो इसके कारण ये जो है कि अगर बच्चा, और देखिए आत्महत्या का जो केस होता है ना, उसमें दो ही लोग आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, या जो बाउंड्री पे पास हो रहा है या जो टॉप पे आ रहा है। मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ, मध्यम मार्ग वाला नहीं करता, मध्यम नंबर वाला 60-70% वाला कभी नहीं करता, क्योंकि वो बुद्ध के मध्यम मार्ग पे विश्वास करता है और बहुत खुश रहता है जिंदगी में कि मैं 50-60 में जिंदगी कूल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जो बच्चा फेल होने वाला रहता है और जो बच्चा एकदम टॉपर है, क्योंकि हमने हेल्पलाइन में देखा 98 भी आए 100 में से तो बच्चे रो रहे हैं क्योंकि मैं मेरिट पे नहीं आ पाया। तो हमको अपने बच्चों को ये सिखाना है कि परीक्षा का परिणाम आएगा तो ±5% आपके हाथ में ये रहेगा। इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, एक नंबर से आपकी 1000 पोजीशन चली जाती है। आपका IIT में नहीं हुआ और आपका NIT में हो गया है तो ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। पर होता क्या है कि जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, माता पिता, कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चे को इस तरह से मेंटली भूलते हैं
कि तुमको आईआईटी में जाना, तुमको आईआईटी में जाना। 2 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, 15,000 सीट है, तो आप वो 1,85,000 को क्यों डिप्रेशन में डाल रहे हैं? तो हमारा जो शिक्षा का जो सिस्टम है, तो उसमें भी इसीलिए अब देखिए, मैं कोचिंग, मेरा ये कहना है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक इंटरनल एनवायरनमेंट। अभी मैं आ रही थी, मैं लेट हो गई, ओला का वेट कर रही थी, तो मेरा पैर जल्दी जल्दी में रास्ते में गोबर के ऊपर मेरे चप्पल में चला गया। मुझे किसी बाजू वाले ने बताया, मैं नल ढूंढी, पैर साफ करी, ये करी वो करी। अब ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था, वसीम का फ़ोन आया, मैंने कहा मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। अब मेरे दिमाग में टेंशन हो सकता था कि अरे मेरे पैर में गोबर लग गया है, मेरे को वहाँ नई दुनिया में सब वेट कर रहे हैं, सब कुछ हो गया है, ये सब करके उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। मैं किसको कंट्रोल कर सकती हूँ? मैं अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को। फिर अब जो हो गया सो हो गया, जो जैसा होगा सो देखा जाएगा। तो बच्चों को इसके लिए अभी से योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और आध्यात्मिकता से बच्चों का स्ट्रॉन्ग बनाइए। और ये बड़े दुख की बात है कि हमारे भारत में हम पूजा पाठ, प्रार्थना, आध्यात्मिकता कई जगह पे हम कई परिवारों में छोड़ते जा रहे हैं, समय के अभाव के नाम पे। ये सोशल मीडिया के नाम पे मम्मियाँ रील देख रही हैं। पहले हमने जो भी सीखा वो दादा दादी से सीखा। अब दादा दादी का भी अलग टीवी है, वो अलग अपने सीरियल्स में बिजी है, दुनियादारी में, और सब तरफ से नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं। और आप सुबह उठते हो, अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हो ना। इवन आजकल गेस्ट पानी के लिए बाद में पूछता है, चाय के लिए चार्जर पूछता है, मैडम भाभी चार्जर है क्या, कौन सा सेट है, ये वाला है करके। तो वो आप अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हो ना। तो अभी का समय ये है कि हमको अपने बच्चों को आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग बनाना है। सो दिन में 10 से 20 मिनट मेक इट अ पॉइंट कि आप किसी भी धर्म के हो, बच्चों को अपने धर्म की प्रार्थना करना सिखाइए, ओम का उच्चारण करना सिखाइए, मेडिटेशन करना सिखाइए, क्योंकि उनको ये आपको बताना है कि बाहर के एनवायरनमेंट को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। बाहर टीचर क्या बोल रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप 1 नंबर से, मेरे पास ऐसे बहुत केसेस हैं कि बच्चा 1 नंबर से आईआईटी नहीं जा पाया। कुछ बच्चे इतने डिप्रेस हो गए कि वो उन्होंने अपना परफॉर्मेंस ख़त्म कर लिया और वो 4 साल ऐसे ही करके गए क्योंकि मैं आईआईटी में नहीं जा पाया। एक बच्चे ने उस चीज़ से सीखा कि नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब मैं और 4 साल मेहनत करूँगा, उसके बाद मैं मास्टर्स में आईआईटी में जाऊँगा। तो असफलताओं को स्वीकार करना सिखाइए। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, हमको प्रसाद मिलता है, नारियल खराब भी निकलता है, चिरौंजी खराब भी निकलती है, तो हमारे बड़े बूढ़े हमको क्या सिखाते हैं कि उसको थूकना नहीं। बहुत से लोगों ने ये चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा, बेटा खा लो, भगवान का प्रसाद है। ऐसे ही आपके जीवन में कोई परिस्थिति हो रही है, आपके जीवन में कोई घटना हो रही है, वो ईश्वर का प्रसाद है। वो है ना हरिवंश राय बच्चन जी का, अगर आपके मन का अच्छा है तो बहुत अच्छा, और अगर आपके मन का नहीं हुआ है तो उसमें ईश्वर की इच्छा छुपी हुई है। और ईश्वर जानता है कि आपके लिए क्या सही है या क्या गलत है। तो जो मैं बोले ना, वही जो राम रची राखा, मतलब ये कि आपने अपनी तरफ से बहुत मेहनत करी, बहुत आपने कोशिश करी, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट आया, आप उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करिए, थोड़ी देर इंट्रोस्पेक्शन करिए, थोड़ी देर आप बात करिए कि क्या मैं क्यों फेल हुआ या मुझे इसमें मार्क्स कम क्यों आए। और मुझे ना ये आजकल की जनरेशन का एक शब्द मूव ऑन बड़ा अच्छा लगता है। रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता है, बच्चे आते हैं, नहीं आंटी हमने तो ब्रेकअप पार्टी कर ली, अब हमने मूव ऑन कर लिया। तो हमको भी ना लाइफ में मूव ऑन करते आना चाहिए। हम क्या करते हैं, उस घटना को, उस रिजल्ट्स को, उसको हम पकड़ के बैठ जाते हैं। पास्ट को आप देखिए, लेकिन पास्ट से आप अटैच मत होइए। हमको अपने भूतकाल को देखना है, उस भूतकाल से हमको सबक लेना है। इवन आप लोग सब रिपोर्ट्स बनाते हैं, कई बार होता है ना कि आप रिपोर्ट बनाते हो, सब करते हो, इसके बावजूद भी दूसरे दिन सुबह एक मन में थॉट आता है, यार कल और अच्छा लिख सकता था इसको मैं। हम अपना खुद का इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। हम लोग यहाँ जाते हैं, हमको कई बार लगता है यार कल मैं थोड़ा सा ऑडिटोरियम में और कुछ अच्छा बोल सकती थी,
तो एक बार अपनी सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करिए, लेकिन उसके बाद उस चीज़ में दुखी मत हुई, उस चीज़ से अटैच मत करिए कि जितना आप मोह करेंगे उन सब चीज़ों का, तो अगर आपको, और दूसरा ये है कि कैरियर के अभी इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास कि अगर आप सोचें, अगर आप समझें तो और भी है। मान लीजिए हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और एक मोड़ छूट गया, तो हम क्या करते हैं? हम रोते रहते हैं या फिर हम थोड़ा और आगे जाते हैं और फिर हम यू टर्न लेकर वापस आते हैं। तो अभी लकीली हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो इसलिए बच्चों के रुचि, व्यक्तित्व और अभिक्षमता के हिसाब से उनको कैरियर प्लानिंग करने की सलाह दीजिए। और बच्चों को स्ट्रांग बनना होगा तो पहले माता पिता को स्ट्रांग बनना होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपेक्षा मत करिए, आप अपने बच्चे के पिछले 3 साल का रिजल्ट देखिए। अगर बच्चे का 70% आ रहा है, इस बार 80 आ रहा है, तो तीसरा साल आप एकदम से आप 98 की उम्मीद नहीं कर सकते। आप पिछले 3 साल के रिजल्ट्स को एवरेज लीजिए और उस एवरेज में आप खुश रहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दिलाइए कि बेटा कल को कुछ भी हो जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे 2 मम्मी पापा और पूरा परिवार तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है। कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले कि वो, और स्कूल के टीचर्स से भी मेरी यही अपेक्षा है कि वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि तुझे तो टॉप करना ही है, तुझे तो फर्स्ट आना ही है, और बच्चा उसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेता है। तो अब रिजल्ट्स को पूरी, और बच्चे को समझाइए कि ये परीक्षा आपकी ज़िंदगी नहीं है, ये ज़िंदगी का एक भाग है। और इस परीक्षा में तो आपको सिलेबस दिया जा रहा है, उसके बाद आपको उत्तर लिखना है, लेकिन जो ज़िंदगी है वो कभी सिलेबस नहीं बताती। ज़िंदगी सीधे एग्ज़ाम में बैठाती है और सीधे हमको फेल या पास करती है करके। तो बच्चों को बताइए कि ये आपका असेसमेंट का ये एक साधन है और आप उसका उपयोग करिए, अपने ज्ञान का उपयोग करिए। जो आपको कमियां आ रही हैं उसको सुधारिए, और इसके लिए हमको स्कूल, पालक और शिक्षक तीनों को मिलकर काम करना होगा। क्योंकि आत्महत्या, अगर हर 1 मिनट में हमारे देश का एक युवा आत्महत्या कर रहा है, चाहे वो कैरियर के लिए, चाहे वो नौकरी के लिए, चाहे वैवाहिक संबंधों में तकलीफ़ों के कारण या रिलेशनशिप इशू के कारण, तो